अपना नेक्स्ट स्टडी है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, मतलब संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजन के अंदर अपने बात करते हैं दो प्रकार के संयोजन की। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यानी जिस तरीके से अपने प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे किसका संयोजन करना है, संधारित्र का। और संधारित्र के संयोजन में अपने दो प्रकार के संयोजन की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अगर अपने बात करें श्रेणी क्रम संयोजन की, तो श्रेणी क्रम संयोजन को अगर अपने देखें तो उसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो पहला संधारित्र है, ठीक है, उसके बाद दूसरा संधारित्र, उसके बाद तीसरा संधारित्र, जिनकी धारिताएं वो भी अलग अलग, इसकी धारिता C1 है, C2 और C3। ठीक है, यानी अपने तीन संधारित्रों का अगर श्रेणी क्रम संयोजन करें ना, तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये होता है भी इस पे जैसे मान लो का -q है तो इस पे क्या आएगा +q, तो इसके जो बिल्कुल विपरीत है, ठीक है, इस पे वापस क्या आएगा -q और इस पे +q, इस पे -q और इस पे +q। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो भी संधारित्र होते हैं उन सभी पे आवेश का मान क्या रखा जाता है, समान। ठीक है, इसलिए अपने जब भी श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो उसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या रहता है, समान रहता है। जिस प्रकार से अपने प्रतिरोध के अंदर बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोध जो है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। इसी प्रकार इसके अंदर जो आवेश है उसका मान क्या रहता है, समान रहता है। तो अगर मैंने इसके तुल्य धारिता की बात करूं तो मैंने मान लो इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया जिसके सिरों पर विभवांतर कितना है, V। तो ये जो विभवांतर V है वो ऊपर वाले कितने संधारित्रों में वितरित होगा, 3 संधारित्रों में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संधारित्रों की बात करूं तो इसके सिरों पर विभवांतर V बनाया, इसके सिरों पर विभवांतर V2 आया और इसके सिरों पर विभवांतर क्या आया, V। क्योंकि जो टोटल विभव है V वो अभी कितने भागों में बढ़ सकता है, 3 भागों में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं तीनों की बात करूं तो तीनों पे विभव अलग अलग आ गया, लेकिन ये पता है कि कुल विभव कितना है, V है। तो अगर मैं तुल्य विभव की बात करूं तो तुल्य विभव V को क्या लिख सकते हैं, V1 + V2 + V3। ठीक है, क्योंकि जो कुल विभव है उसी के कितने टुकड़े किए जा रहे हैं, 3 टुकड़े किए जा रहे हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूं V = V1 + V2 + V3। तो इनका मेजर, ठीक है, तो अगर मैं V को देखूं तो Q = क्या लिखते हैं, Q = क्या लिखते हैं, CV। तो V = क्या आएगा, Q/C। तो इसको लिख सकता हूं Q/C। लेकिन ये जो V है वो टोटल है, तो यहाँ पे CV टोटल, लेकिन कौन सा क्रम है, श्रेणी, इसलिए लिख रहा हूं CS। V1 को लिख सकता हूं Q/C1, इसको Q/C2 और इसको Q/C3। तो यहाँ पे अगर अपने इसको लिखूं मैं Q/CS = Q कॉमन आ सकता है तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Q से Q कैंसिल आउट, तो 1/CS जो है वो अपने को मिलता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो यहाँ पे अगर मैं तुल्य धारिता देखूं तो तुल्य धारिता सीधा बराबर नहीं है, उसको ये लिख सकता हूं कि तुल्य धारिता जो व्युत्क्रम है 1/CS, इसलिए लिखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के तुल्य धारिता के व्युत्क्रम का मान अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी जो तुल्य धारिता है उसके व्युत्क्रम का मान किसके बराबर होगा, सभी संधारित्रों की जो धारिताएं हैं उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। इसलिए लिख सकते हो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें अलग अलग बिंदुओं की, जैसे फर्स्ट अगर बिंदु देखो तो जैसे अगर अपने पास 4 संख्याएं हैं, 2, 3 और 4, 3 संख्याएं हैं अपने पास, अगर इनके व्युत्क्रमों का मान निकालना 1/, जो भी x आ रहा है उसको अगर मैं ये लिखूं 1/2 + 1/3 + 1/4, तो इसका एलसीएम, ठीक है, अगर एलसीएम है 12 के लिए 6 + 4 + कितना 3, तो ये अपने पास हो गया 13/12 1/x, तो x = आ गया 12/30। तो अगर मैं किसी भी नॉर्मल संख्या के लिए उनके व्युत्क्रमों का योग करूं तो उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर जो अपने को नई संख्या मिलेगी वो इन सबसे भी छोटी होगी, क्योंकि 12/13 एक से भी क्या है छोटी, और सबसे छोटी संख्या कितनी है 2, उससे भी क्या है ये
छोटी। इसलिए अगर कहीं पे इन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग किया जाए तो व्युत्क्रमों का योग करने के पश्चात जो परिणामी संख्या प्राप्त होती है उसका मान उन सभी संख्याओं के सबसे छोटे मान से भी क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यानी जैसे अगर मेरे पास संख्या 1, 4, 7, 15, 5 जितनी भी है 17 ऐसे है, तो इन सब का अगर व्युत्क्रमों का योग करूंगा तो वो सबसे छोटी संख्या यानी 1 से भी क्या होगा, छोटा। तो इसलिए यहाँ पे अपने श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर पहला बिंदु ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो तुल्य धारिता का मान है वो सभी संधारित्रों की सबसे कम धारिता से भी कम प्राप्त होगा। ठीक है, यानी अगर इनकी धारिता C1, C2, C3 है तो इनका जो परिणामी CS प्राप्त होगा उसका मान C1, C2, C3 ये जो संख्या है इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे मान लो C2 सबसे छोटा है तो उससे भी क्या प्राप्त होगा, कम। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान क्या हो जाता है, सबसे छोटी धारिता वाले से भी क्या हो जाता है, कम। इसलिए अगर अपने इसके अंदर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बनता है वे किसी भी संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान सबसे कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए उनका कौन सा संयोजन किया जाना चाहिए। उसके लिए कौन सा संयोजन किया जाना चाहिए, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसके कारण उसकी तुल्य धारिता जो है वो सबसे कम धारिता से भी क्या प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है। दूसरे अगर बिंदु की बात करूं मैं तो ये उसके व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास n संधारित्र है और सबकी धारिता कितनी है, C, तो मैंने मान लिया अभी समान धारिता C के n संधारित्रों को आपस में क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 1/CS क्या मिलेगा अपने को, 1/C प्लस C2 कितने भी C प्लस 1/C इस तरह चलेगा और कहां तक चलेंगे, n तक। ठीक है, और सबका वैल्यू क्या है, समान है, तो कितनी टाइम्स है n, तो n/C तो 1/CS, तो CS का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, C/n। ठीक है, यानी जो तुल्य धारिता है उस धारिता की n भाग हो जाती है। ठीक है, तो इस आधार पे अपने संधारित्रों की श्रेणी और समांतर क्रम की क्या करते हैं बात। तो अगर श्रेणी क्रम में देखें तो एक चीज तो अपने को इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो तुल्य धारिता है वो सबसे कम से भी क्या प्राप्त होती है, कम। दूसरा चीज, अगर इन्हें श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर बात करें तो इस प्रकार के संयोजन में प्लेटों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि तीनों पर आवेश का मान क्या रहता है, समान है। ठीक है, जितना प्लस उतना ही क्या। इस संयोजन में आगे अगर अपने बात करें तो जैसे मैंने मान लिया कि अपने अलग अलग परावैद्युत पदार्थ पढ़ने की भी बात की, तो जैसे अगर ये कोई भी संधारित्र है जिसके अंदर मैंने अलग अलग जो धारिताओं के है वो परावैद्युत पदार्थ भर दिए, जैसे T1 मोटाई तक मैंने भर दिया εr1 का, मैंने T2 मोटाई तक बचे हुए भाग में क्या भर दिया εr2, और जो लास्ट बचा है उसको अपने εr3 से। तो अगर कहीं पे जो संधारित्र है उसके अंदर इस प्रकार से व्यवस्था हो तो अब इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर अपने इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, εr1 को अलग, εr2 को अलग, εr3 को अलग। इसको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये εr1 का संधारित्र, इसके साथ दूसरी चीज जुड़ी हुई है εr2 का और उसके साथ कौन सा, εr3 का, यानी इसको अपने इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। तो इसकी जब भी अपने पास इस प्रकार की तुल्य धारिता, इस प्रकार के संधारित्र का है तो उसको अपने अलग अलग टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और जिससे उसकी तुल्य धारिता का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जब भी परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भरा हुआ उसके लिए अपने डेरिवेशन किया था तो उनके वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये C1 है, ये C2 और ये क्या है, C3, तो यहाँ पे 1/CS प्राप्त होगा अपने को 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C। ठीक है, तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है भी यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ जो भरे हैं उनकी व्यवस्था इस प्रकार से हो, एक अन्य व्यवस्था होती है जो समांतर क्रम के अंदर आती है, लेकिन अगर व्यवस्था इस प्रकार से हो तो उसे कौन से क्रम में तोड़ सकते हैं, अपने श्रेणी क्रम में तोड़ सकते हैं, और जिसके अंदर ये लिख सकते हैं εr1, εr2 और εr3, जिनकी धारिताएं मैंने क्या मान ली, C1, C2 और C3। तो ये कौन से क्रम में है, श्रेणी, जिसके आधार पर अपने 1/CS क्या लिख सकते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, जैसे अगर अपने बात करें भी अभी जैसे अपने बात की भी इसके अंदर अपने अलग अलग मोटाई का बने εr1 का, εr2 का और εr3 का, तो इसका अपने तीन अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, ये εr1, ये εr2 और ये आ गया εr3।
3। अगर यहाँ पे तुल्य धारिता की बात करूं तो अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 की बात करूं तो ये इसके अंदर माध्यम भरा हुआ है, तो माध्यम के अंदर अपने क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A तो लिखता है सेम, और नीचे क्या आता है मोटाई और बटे उसका परावर्तक, तो मोटाई कितनी इसकी T1 मानी थी अपने, तो नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन r 1 प्लस में ये, और अगर अपने बात करें C2 की तो C2 क्या लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट A बटे T2 बटे एप्सिलॉन r 2, और इसी तरह अगर बात करें C3 की तो उसको लिख सकते हैं अपने एप्सिलॉन नॉट A बटे में T3 बटे एप्सिलॉन r 3। ठीक है, तो अगर मैं तुल्य धारिता की बात करूं तो उसको लिख सकता हूं 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो अगर इसको सोल्व करें अपने 1 बाय CS को, तो 1 बाय CS के लिए 1 बाय C1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन जो है वो ऊपर जाएगा T1 बटे एप्सिलॉन r 1। इसी तरह ये बनेगा T2 बटे एप्सिलॉन r 2 और बटे में एप्सिलॉन नॉट A और प्लस में T3 बटे एप्सिलॉन r 3 और बटे में एप्सिलॉन नॉट A। तो अगर इसको सोल्व करें तो C 1 बाय CS जो है इसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले सकते हैं अपने, तो ऊपर अपने पास क्या बच गया T1 बटे एप्सिलॉन r 1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन r 2 और प्लस T3 अपॉन में एप्सिलॉन r 3। तो अगर इसको CS का वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसको क्या करें अपोजिट, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन के अंदर ये सारा चीजें यानी T1 बटे एप्सिलॉन r 1 प्लस T2 बटे एप्सिलॉन r 2 और प्लस T3 बटे एप्सिलॉन r 3, जिसके आधार पे अपने इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कहीं पे भी अगर श्रेणी क्रम संयोजन जो है ठीक है उसके अंदर अगर अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरा जाए तो सेम टू सेम वही कंडीशन होगी जो अपने उसके अंदर बात की थी, अलग अलग मोटाई के अंदर अगर परावैद्युत पदार्थ भरा जाए तो वो भी यही आएगा एप्सिलॉन नॉट A और नीचे क्या आएगा मोटाई बटे उसका परावर्तक, मोटाई बटे उसका परावर्तक और मोटाई बटे उसका परावर्तक। तो जब भी इस प्रकार का संयोजन है तो उसको अपने डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ऊपर एप्सिलॉन नॉट A आना है लेकिन नीचे क्या आता है उसकी मोटाई जहां तक परावैद्युत पदार्थ भरा गया है और उस मोटाई के उसका परावैद्युत दांत। संधारित्रों के संयोजन में अपने नेक्स्ट चैप्टर है समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन किसको बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन का मतलब होता है संधारित्रों का किया गया ऐसा संयोजन जिसके अंदर प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर का मान क्या हो समान। ठीक है, यानी पहले का विभवांतर V1 है, दूसरे का V2 है, तीसरे का V3 है, तो V1 बराबर V2 और बराबर क्या होना चाहिए V3। ठीक है, इसलिए समांतर क्रम संयोजन का मतलब होता है संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान क्या हो समान। ठीक है, तो अगर अपने बात करें समांतर क्रम संयोजन की तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर जैसे मैंने 3 संधारित्र मान लिए जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या है C1, C2 और C3, जिसे इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 और विभव क्या लगाया गया है V। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर तीनों पर ही विभव का मान क्या रहेगा समान रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आवेश है उनका मान क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आवेश Q दिया तो इस बैटरी के कारण जो आवेश है वो टोटल कितना है Q, तो वह आवेश कितने टुकड़ों में टूट रहा है 3 में, ऊपर Q1 नीचे Q2 और नीचे क्या आएगा Q3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूं कि अगर मैं आवेश संरक्षण लगा के बात करूं तो आवेश संरक्षण के अनुसार जो कुल आवेश है वही तो 3 टुकड़ों में टूटा है, तो Q को क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो Q को लिखते क्या है CV, तो इसको लिख सकता हूं CV, लेकिन ये कौन से क्रम का है समांतर क्रम का टोटल है, तो यहाँ पे CP यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और यहाँ पे Q को क्या लिख सकता हूँ C1B प्लस C2B और प्लस C3B। B का वैल्यू क्या रहेगा सबके लिए सेम, तो यहाँ पे अगर CPB लिखूं तो यहाँ पे B अगर कॉमन ले तो क्या बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, तो B से B कट गया, तो CP का वैल्यू है अपने पास C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी यहाँ पे जो तुल्य धारिता है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के बीजगणित के योग के बराबर होती है, यानी CP C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी सब धारिताओं को आपस में क्या कर दो जोड़ दो। अब अगर यहाँ पे बात करूं इसके अलग अलग बिंदुओं की, तो पहला बिंदु अगर देखूं तो अपने पास 3 संख्या जैसे 1 2 3, तो अगर इनको जोड़ूंगा सीधा जोड़ूं तो जो परिणामी संख्या है वो इन तीनों से क्या आएगी बड़ी, इसलिए लिख सकते हैं बेश्रेणी समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता का मान है वो संधारित्रों की जो व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा धारिता वाले से भी ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यानी
अगर हमने बात करें C1 C2 C3 तो सबसे ज्यादा धारिता किसकी है? C3 की। तो इनके संयोजन से अगर अपने समांतक्रम संयोजन करें तो उनके संयोजन से जो तुल्य धारिता प्राप्त होगी वो C3 से भी क्या प्राप्त होगी? ज्यादा, यानी ज्यादा से भी क्या मिलेगी? ज्यादा। इसलिए लिखते हैं समांतरक्रम संयोजन संधारित्रों का अगर समांतरक्रम संयोजन किया जाए तो उनकी तुल्य धारिता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए अपने अगर कहीं पे धारिता को बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सा संयोजन किया जाता है? समांतरक्रम संयोजन। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं भी मैंने n संधारित्र लिए जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है? C है। तो यहाँ पे जो Cp है वो क्या आना चाहिए? C+C+C, लेकिन कहां तक? n टाइम्स आना चाहिए, क्योंकि मैंने कितने संधारित्र लिए हैं? n लिए, और कितनी धारिता का? C। तो Cp का वैल्यू कितना आएगा? n गुना C। इसे लिख सकते हैं यदि समान धारिता के n संधारित्र परस्पर समांतरक्रम में जोड़े जाए तो उनकी जो तुल्य धारिता है वो उनकी कितने गुना हो जाती है? n गुना हो जाती है। इसलिए Cp लिख सकता हूं n गुना C। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें अपने अलग अलग माध्यम बढ़ने, ठीक है, और अगर वैसे बात करें तो समांतरक्रम संयोजन के अंदर अगर विभव का अनुपात देखें अपने Vn संधारित्र है उनमें विभव का अनुपात कितना आएगा? सभी में विभव का मान क्या रहता है? समान। कब है? जब अगर कौन सा क्रम किया जाए इनका? समांतरक्रम। तो उसको लिख सकता हूँ V1 भी V है, V2 भी V है और V3 भी V है। तो यहाँ पे सबके अंदर कितना? 1:1:1। इसलिए अगर समांतरक्रम संयोजन है तो उसमें तुल्य धारिता समांतरक्रम संयोजन में जो विभव है उसका अनुपात कितने प्राप्त होते हैं? 1:1:1। ठीक। अब अगर अपने अलग टाइप से बात करें जिस प्रकार से अलग अलग पराविद्युत पदार्थ भरे गए, तो यहाँ पे मान लो क्या है, इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर अगर जैसे ये है, ठीक है, तो अगर पराविद्युत पदार्थ हमने इस प्रकार से भरे, ये ε1 का, ये ε2 का, ये ε3 का और ये ε जैसे 4। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था दी जाए तो ये कौन से क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। ये एक प्लेट कॉमन है तो इसके कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 4। इसके आधार पे पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र और चौथा। ठीक है। इनके अंदर पराविद्युतांक या ε1 है, ε2 है और ε3 है और ε क्या है? 4। ठीक है। तो इसलिए जब भी इस प्रकार की व्यवस्था है तो इसको अपने कौन से क्रम में होता है? ये समांतरक्रम संयोजन में। क्यों होता है? क्योंकि अगर इनको देखेंगे एक प्लेट तो है कॉमन, ठीक है, और ये भी प्लेट कॉमन, तो चारों एक से जुड़े हुए, ठीक है, इसलिए इनका कौन सा क्रम आता है आपस में? समांतरक्रम में संयोजन। ठीक है। और अगर अपने इस प्रकार के संयोजन के अंदर तुल्य धारिता की अगर अपने बात करें तो पहले अगर मैं बात करूं C1 की, तो C1 आना चाहिए अपने पास ε0a बटे में इसकी मोटाई मानो T1 है तो T1 बटे ε1। इसी तरह अगर C2 लिखूं तो C2 आना चाहिए ε0a बटे T2 बटे ε2। इसी तरह अगर C3 की बात करूं तो ε0a बटे T3 बटे ε3। इसी प्रकार से अगर C4 की बात करें तो ε0a बटे T4 बटे ε4। तो यहाँ पे अगर तुल्य धारिता की बात करूं तो सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, इन सबका वैल्यू तो अपने पास तो ε0a बटे में T1 बटे ε1 प्लस ε0a बटे में T2 बटे ε2 और प्लस में ε0a बटे में T3 बटे ε3 और प्लस में ε0a बटे T4 बटे ε4। तो यहाँ पे अगर देखें तो ε0a कॉमन आ सकता है। आगे क्या बचेगा अपने पास? ε ऊपर जाएगा तो ε1 बटे T1 प्लस ε2 बटे T2 प्लस ε3 बटे T3 और प्लस ε4 बटे T4। ठीक है। यानी अगर समांतरक्रम संयोजन की अगर बात करें तो ε0a तो मुंह का वही, यहाँ पे नीचे वही आना है, T1 बटे में ε1 है तो किधर चला गया? ऊपर। तो जब भी इस प्रकार की व्यवस्था है तो उसके लिए कौन सा क्रम माना जाता है? समांतरक्रम में संयोजन। क्यों? क्योंकि समांतरक्रम संयोजन का मतलब होता है संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें विभव का मान क्या रहे? समान रहे। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या आती है? समांतरक्रम संयोजन। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतरक्रम संयोजन के अंदर अगर देखें तो श्रेणी क्रम संयोजन में समान रहता है आवेश और समांतरक्रम संयोजन में क्या समान रहता है? विभव। ठीक है। अब अपने एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि अगर अपने बात करें समांतरक्रम संयोजन की तो समांतरक्रम संयोजन हमने कुछ इस प्रकार से बनाया।
ठीक है। और श्रेणी क्रम संयोजन अपने इस प्रकार से बनाया। तो अगर अपने बात करें समांतक्रम संयोजन की, तो समांतक्रम संयोजन के अंदर जो प्रथम प्लेटें हैं तीनों संधारित्रों की, वो एक ही बिंदु से जुड़ती है। लेकिन अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो संधारित्र की दूसरी प्लेट आगे वाले की प्रथम प्लेट से, फिर दूसरी प्लेट आगे वाले की प्रथम प्लेट से। इसलिए अपने को ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे श्रेणी क्रम संयोजन किया गया है तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर संधारित्र की एक प्लेट दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से जुड़ती है, यानी एक की द्वितीय प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ती है। लेकिन अगर अपने बात करें समांतक्रम संयोजन की, तो समांतक्रम संयोजन के अंदर जो संधारित्र है उन सभी की प्रथम प्लेटें आपस में एक ही बिंदु से जुड़ेगी और जो द्वितीय प्लेटें वो भी आपस में एक